नमामि धन्वन्तरिमादि ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग, मैं सभी को प्रणाम करता हूं। हम लोग आज जो हमारे पास पेशेंट आते हैं पेप्टिक अल्सर के, तो पेप्टिक अल्सर में क्या होता है कि ऐसे पेशेंट आते हैं कि खाना खा लिए वो, और खाना खाने के बाद पेट दर्द शुरू हो जाता है। और एक कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं कि खाना खाने के पहले अगर भूख लग जाती है तब बहुत ज्यादा पेट दर्द होने लगता है। तो ये दो टाइप के पेशेंट होते हैं। एक मतलब पेप्टिक अल्सर के पेशेंट होते हैं, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको खाना खाने के पहले भी भूख पेट दर्द हो सकता है या बाद में भी हो सकता है। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो डिओडिनल अल्सर के होते हैं। जब डिओडिनम में कोई अन्न जाएगा और वहां पे टच होगा तो इरिटेशन होती है अल्सर का, और खाना खाने के बाद दर्द होता है। तो उसको बोलते हैं, आयुर्वेद में परिणाम शूल भी बोलते हैं। तो इनका शुरुआत जो होता है, कहीं ना कहीं जो अम्ल अवस्था पाक है वो विकृत होने से विदग्धा जीर्ण हो जाता है, और शुरुआत जो होती है वो अम्ल पित्त से ही होती है। तो हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। थोड़ा मॉडर्न का हम लोग हेल्प लेंगे, क्योंकि एनाटॉमिकली क्या चीजें हो जाती हैं वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम समझ गए तो फिर हमें चिकित्सा करने में आसानी हो जाएगी। आयुर्वेद तो हमें पढ़ना ही है, आयुर्वेद की चिकित्सा भी करनी है, लेकिन हमें एनाटॉमी भी पता होना चाहिए। और आयुर्वेद में जो सुश्रुत जी थे वह हर समय शव विच्छेदन करते थे। एनाटॉमी उन्होंने बताया है शारीर स्थान में। हमें भी शारीर मालूम होना चाहिए कि ये व्याधि का शारीर क्या है, एनाटॉमिकली क्या डिफेक्ट हो रहा है। तो जो पेप्टिक अल्सर होता है वह गैस्ट्रिक अल्सर, जो लोअर स्टमक होता है, हम लोगों ने एनाटॉमी पढ़ा है कि उसमें एक कार्डियक एंड होता है, एक पाइलोरिक एंड होता है। ऊपर कफ वाला रहता है, क्लेजा कफ रहता है, और नीचे पित्त का स्त्राव होता है। तो जो अधो आमाशय है यहाँ पे अगर अल्सरेशन हो गया, और उसके हेतु बहुत सारे होते हैं।
वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये जो पेप्टिक अल्सर डिजीज होता है, तो अल्सर दो टाइप के होते हैं, एक पेप्टिक अल्सर होता है, एक डिओडिनल अल्सर होता है। डिओडिनम में अगर हो रहा है तो वो डिओडिनल अल्सर होगा, या फिर जो स्टमक के अंदर जो लाइनिंग है उसमें अल्सरेशन हो गया, जख्म हो गया, तो उसको बोलेंगे पेप्टिक अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर। अब ये अल्सर का मतलब क्या होता है? तो आयुर्वेद, मॉडर्न भाषा में बोले या आयुर्वेद में बोले कि एक श्लेष्मल कला होती है, और यहाँ पे एक लेजर कप का स्थान होता है। तो श्लेष्मल कला हमेशा प्रोटेक्ट करती है। जब भी पित्त का स्त्राव होता है तो कफ की एक लेयर, श्लेष्मल कला भी होती है और कफ का भी एक लेयर होता है, जो वहाँ के जो शरीर है, शरीर मतलब वहाँ के जो लेयर्स है उसको रक्षा करती है। और इसमें म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर, फिर फाइब्रस लेयर, मस्कुलरी, सेरस लेयर, ऐसे लेयर्स होते हैं। चार चार लेयर्स बनाए गए हैं। ड्यूडेनम में अलग लेयर्स होते हैं, फिर आगे विलाइज होते हैं। तो ये जो म्यूकोजल लेयर जो होता है वो छिल जाता है या वहां पे जख्म हो जाती है। शुरुआत पहले गैस्ट्राइटिस से होती है, मतलब वहां के लेयर में कुछ इन्फ्लेमेशन होने लगता है, फिर वो बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, फिर अल्सर हो जाता है। तो पेशेंट को ना खाना खाने के पहले भी बहुत ज्यादा पेट दर्द होगा, क्योंकि पित्त का सिक्रीशन बहुत ज्यादा होगा। और खाना खाने के बाद भी अगर अन्न वहां पे टच भी हुआ तो बहुत ज्यादा पेन होने लगता है। तो इसी को हम अब पेप्टिक अल्सर डिजीज अगर हम लोग देखते हैं तो बताया जाता है कि ए पेप्टिक अल्सर इज एन ओपन सोर, सोर मतलब जख्म, दैट डेवलप्स इन द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, गैस्ट्रिक अल्सर बोलते हैं। और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड द डिओडिनम, डिओडिनल अल्सर, इट लीड्स टू ब्लीडिंग, मतलब खून आता है वहां पे, परफोरेशन ऑफ द स्टमक, तो वहां पे छेद जैसा हो जाता है, और इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो सकता है, या ब्लॉकेज ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ट्रैक्ट में ब्लॉकेज हो जाता है। क्यों होता है? आयुर्वेद के हिसाब से समझे तो वहां पे मतलब आम दोष है बहुत ज्यादा, या फिर कुछ बाहर, मतलब ऐसी चीजें हैं जो शल्य रूप में है, वो उसकी वजह से परफोरेट हो रहा है, जिसको हम छिद्रोदर भी बोलते हैं, या ब्लॉकेज हो रहा है, पदगुदोदर ऐसा भी हम लोग बोलते हैं, इंटू सस्पेशन ऑफ द इंटेस्टाइन ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं। उसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं। मेन अल्सर डिजीज जो है पेप्टिक अल्सर, वह होना मतलब जख्म हो जाना। तो आयुर्वेद में इसके बारे में क्या बताया है, हम आयुर्वेद के हिसाब से पूरा इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा विदग्धा जीर्ण बताना चाहता हूँ। विदग्धा जीर्ण जो होता है, जब अन्न का हम लोग सेवन करते हैं तो उसमें तीन अवस्था पाक बताई गई है आचार्य चरक जी ने, कि अन्न पहले कफ की वजह से मधुर अवस्था पाक होता है ऊर्ध्व आमाशय में। वहां पे क्लेदर कफ जो है वो अन्न का क्लेदन करता है, अन्न का संघात को तोड़ता है, क्लिन्न करता है, और फिर वहां पे चर्निंग होता है, और कार्डियक एंड जो रहता है वो क्लोज हो जाता है खाना खाने के बाद, 4 घंटे उधर रहता है। फिर अम्ल अवस्था पाक में वो जब जाता है तो वहां पे पित्त का सिक्रीशन होता है। पित्त सामान्य रूप से वहां पे कटु रस का होता है, अगर विकृत हो गया तो अम्ल रस का बन जाता है। तो यहाँ पे अगर अजीर्ण है और पित्त का जो अवस्था पाक जब हो रहा है पित्त के मतलब वहां पे जाने पे, तो अगर वो विकृत हो गया है तो वो विदग्धा जीर्ण कहलाता है। तो विदग्धा जीर्ण ही आगे अल्सर डिजीज में कन्वर्ट हो जाता है, अगर वो ज्यादा पित्त रहेगा वहां पे। तो अब पित्त प्रकोप हो रहा है, विदग्धा जीर्ण हो रहा है, तो हो सकता है कि पित्त का द्रव गुण बढ़ गया है, द्रव गुण बढ़ने से अग्निमंद हो गया है, या पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण बढ़ने से वहां पे बहुत ज्यादा परफोरेशन हो रहा है, जख्म जख्म हो रहा है। परफोरेट मतलब ऊपर का म्यूकोजल लेयर को ही वो बहुत ज्यादा मतलब परफोरेट कर रहा है। पूरा नहीं होगा परफोरेट, पूरा हो जाएगा तो इंसान मर जाएगा। और अग्निमंद के एक वजह से अन्न जो होता है अम्लीभूत हो जाता है, और फिर विदग्धा जीर्ण, और अन्न का शुक्त पाक होता है, एसिडिक फॉर्मेशन जो होता है, शुक्त पाक होता है, बहुत ज्यादा पित्त निकलता है। तो गले तक खट्टा कड़वा स्वाद वाला ऐसा डकार आता है पेशेंट को। पेट और सीने में जलन होती है, नेत्र दाह भी होता है, स्वेद की अति प्रवृत्ति होती है, उल्टी आती है कभी कभी, पित्त वाली उल्टी आती है, या खट्टी उल्टी आती है, कड़वी उल्टी आती है, ज्वर हो सकता है, भ्रम हो सकता है, तृष्णा होती है, मूर्छा होती है। ये सारे लक्षण विदग्धा जिन में है। लेकिन ये शुरुआत है, ये एक फर्स्ट स्टेप है। इसी के को रिलेटेड हम पित्तज ग्रहणी भी बोल सकते हैं। फिर परिणाम शूल भी देख सकते हैं कि अब परिणाम शूल पे हम थोड़ा आते हैं, उसको फोकस करते हैं। यहाँ पे पेन हो रहा है, परिणाम शूल में माधव निदान में क्या बताया वो हम थोड़ा देखेंगे। और हम ये हमारे पेशेंट को क्या हुआ है वो हम लोग थोड़ा समझेंगे कि अल्सर, मतलब अल्सर तो हो गया, हमें डायग्नोज हो गया एंडोस्कोपी से, तो ये हमारे पेशेंट परिणाम शूल है क्या, अन्य द्रवाक शूल है क्या,
विदग्धा जीर्ण है क्या, ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना पड़ता है। पहले हम ये आयुर्वेद का थोड़ा पढ़ लेते हैं, फिर उसके आगे पढ़ेंगे। तो आप लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए बुलाता हूँ, और आप लोग ये पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, फिर हम इस पे और डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आएंगे जो ये श्लोक पढ़ना चाहेंगे? वीणा मैडम आप पढ़ेंगी पहले। जी सर। हाँ ये पढ़ दीजिए। दोषैः पृथक् समस्तां मंद मंदै शूलो अष्टधा भवेत्। बोलने वाला है कोई? आप पीछे पीछे अगर बोलना चाहें तो पढ़ लीजिए, आप लोग का भी रिवाइज हो जाएगा। दोषैः दोषे पृथक् पृथक् समस्तां द्वन्द्वे शूलो अष्टधा भवेत्। भवेत्। सर्वेषु तेषु शूलेषु प्रायेण पवन प्रभुः। सर्वेषु शूलेषु एतेषु प्रायो पवन प्रभुः। हाँ, वात से, पित्त से, कफ से, तीनों दोषों से, आम से, वात पित्त से, वात कफ से और पित्त कफ से शूल 8 प्रकार का होता है, किंतु शूल के इन सब भेदों में प्रायः वात की ही प्रधानता होती है। हाँ, अब ये जो शूल होता है, उदर शूल, ये दोष वात से, पित्त से, कफ से, तीनों दोषों से, मतलब सन्निपात से, आम से भी होता है। वात पित्त से, वात कफ से, वात पित्त कफ से, ये शूल 8 प्रकार का होता है, किंतु शूल में ज्यादातर वात की प्रधानता होती है। अब ये वाता शूल की संप्राप्ति और लक्षण, ये पढ़ दीजिए। फिर हम पेप्टिक अल्सर पे भी आएंगे, लेकिन ये बेसिक पढ़ना जरूरी है। पढ़िए मैम, वीना मैडम आप ही पढ़िए। हाँ जी सर। व्यायाम व्यायाम आयानम अतिमैथुनाच बोलिए। व्यायाम आयन अतिमैथुनाच्च प्रजागरात अन्नी शीत जलातिपानात् प्रजाग्राज्य अन्नी शीत जलापत अतिपनात् कलाय मुद्गगाढ किकोर दूषा कलायम उद्गाड उदकीर्कोर्देशा दत्यर्थ इत्यर्थ वृक्षाद्यशनाभिघातात् दत्यर्थरुक्ष अभिघाता कषा कषाय तिक्तात् अतिविरूढ़ अन्नात् कषाय कषाय तिक्ता अतिविरूढ़ अन्न विरुद्धवल्लूरक शुष्क शाकात् विरुद्धवल्लूरकशुष्कशाकात् विक्षुक्रमूत्राणि अनिलवेगरोधात् विटशुक्रमूत्र अनिल वेगरोधा शोकोपवासात् अतिहास्य भाषात् शोक उपवासाद अतिहास्य भास्यात् वायुः प्रवृद्धो जनेद्विशूलम् वायु प्रवृत्ति जने विशूलम् हृत्पार्श्वपृष्ठत्रिकबस्ति देशे हृत्पार्श्व पृष्ठ त्रिकबर्ति देशे जीर्णे प्रदोषे च घनागमे च जीर्णे प्रदोषे च घन आगमे च शीते च कोपं समुपैति गाढम् शीते च कोपं समुपैति गाढम् मुहुर्मुहुश्चोपशमं प्रकोपी मुहुर्मुहुश्च उपशम प्रकोपी विड्वातस्तम्भन तोदभेदैः विड्वात संस्तंभन तोदभेदैः। इसका हिंदी पढ़ू सर? हाँ ये पढ़ दीजिए। और है आप लोग बोलेंगे मैं पेप्टिक अल्सर पढ़ा रहा हूँ और ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसका संबंध है, सब चीज का संबंध होता है। पढ़िए। संस्वेदाभ्यंजन संस्वेदनाभ्यंजनम अंजनमर्दनाद्यैः
संस्वेदन अभ्यंजन मर्दन आद्यैः स्निग्धोष्ण भोज्यैश्च शमं प्रयाति स्निग्ध उष्ण भोज्यश्च शमं प्रयाति। व्यायाम अधिक करने से घोड़े आदि की सवारी अधिक करने से अति मैथुन करने से रात में जागने से शीतल जल बहुत पीने से मटर मूंग अरहर कोंदो आदि रूखे अन्न बहुत खाने से भोजन के ऊपर भोजन करने से चोट लगने से कसैली और कड़वी वस्तुएं खाने से जिस अन्न में अंकुर निकल आए हो वह अन्न खाने से परस्पर विरोधी चीजें जैसे दूध मछली आदि एक साथ खाने से सूखा मांस और सूखे शाक खाने से मलमूत्र शुक्र और वायु के वेग रोकने से बहुत शोक और उपवास करने से बहुत हंसने से बोलने और से बोलने से वायु बढ़कर उपवास करने से शोक वेग रोकने से बहुत शोक और उपवास करने से बहुत हंसने से और बोलने से वायु बढ़कर हृदय पार्श्व और पीठ त्रिक स्थान और मूत्राशय में शूल उत्पन्न कर देती है। यह शूल भोजन पच जाने पर संध्या के समय वर्षा ऋतु और शीतकाल में बहुत बढ़ता है, बार बार बढ़ता है और शांत हो जाता है। मल और वायु का अवरोध हो जाता है। सुई चुभने और काटने की सी पीड़ा होती है। स्वेदन अभ्यंजन और मर्दन आदि से तथा स्निग्ध और उष्ण पदार्थ खाने से शांत होता है, अर्थात ये उपशय है। चलिए, तो ये वातशूल का बता दिया। शूल मतलब उदर शूल, ये एक हेतु और संप्राप्ति होती है, आगे जाके वो अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए, शशि मैडम आप पढ़ सकते हैं पित्तशूल की संप्राप्ति और लक्षण। जी सर। हाँ पढ़िए, अति तीक्ष्ण उष्ण विदाही तैले। बोलिए। कोई और नहीं बोल रहा है। क्षारति तीक्ष्ण उष्ण विदाहि तेले निष्पाव पीण्याक कुलत्थयुषे निष्पाव पिल्याक युषे कटु अम्ल सौवीर सुरा विकारे कटु अम्ल सौ सुरा विकारे क्रोध अनल आयास रवि प्रतापे क्रोध अनल आयास रवि प्रतापे ग्राम अतियोग आद दर्शन विदग्धे ग्राम्य योगाद दर्शने पित्तम प्रकोपति आशु करोति शूलम पित्तम प्रकोपि आशु करोति शूलम तृण दोह दाहार्तिकरम हीनाभ्याम। यहाँ पर सर मिटा हुआ है। हाँ, संस्वेद मूर्छा तृष्णा अरतिकरम हीनाभ्याम संस्वेद मूर्छा भ्रमचोष युक्तम संस्वेद मूर्छा भ्रमचोष युक्तम मध्यन्दिने कुप्यति च अर्धरात्रे मध्यन्ति कुप्यति च अर्धरात्रे विदाह काले जलदा अत्यये च काले जलदात्यये च शीते च शीते समुपैति शान्तिम् शीते समुपैति शान्तिम् सुस्वादु शीतेरपि भोजनश्च इसमें बोलता है जवाखार आदि खार वगैरह है, मिर्च और राई आदि अति तीक्ष्ण और उष्ण करील आदि विदाही तेल शिम्बी तिल की खली कुल्थी का जूस कड़वी खट्टी सभी प्रकार की कांजी होती है और सुरा इत्यादि अत्यधिक अधिक खाने पीने से बहुत क्रोध करने से क्रोधात पित्तम होता है हमारा अग्नि के समीप रहने से बहुत परिश्रम करने से धूप में बहुत रहने से मैथुन बहुत करने से विदाही वस्तुओं के खाने से पित्त कुपित होकर शीघ्र ही सूल उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह की चीजें पहले लेबर क्लास में ज्यादा होती थी। इसमें प्यास बेहोशी दाह और नाभि में पीड़ा होती है, पसीना आता है, मूर्छा भ्रम और चूसने की सी पीड़ा होती है। दोपहर और आधी रात्रि के समय भोजन पचने के समय और शरद ऋतु में शूल पड़ता है। शीतकाल में मधुर शीतल और शीतवीर्य
पदार्थ खाने से शांति होती है। तो ये चीजें हैं इसमें, जैसे वो ठंडा दूध वगैरह जो लोग पिलाते हैं तो यहाँ पर काम आता है। थैंक यू सर। कफशूल की संप्राप्ति और लक्षण, ये कोई पढ़ दीजिए। मुनमुन जी आप पढ़ेंगे प्लीज। मुनमुन जी आप हैं? शायद नहीं है। कोई और पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। वीना मैडम आप ही पढ़ दीजिए। पढ़िए पढ़िए, या शशि मैडम आप ही पढ़ दीजिए। कोई तो पढ़िए। मैं पढ़ती हूँ। अनूप वारिस किलाट पयो बिकारे, अनूप वारिज विकारे मांस इच्छु पिष्ट कृशरा तिल सस्कुली भी, मांसे अन्नर बलास जन करे कैरपि हेतु विश्च, श्लेष्मा प्रकोपम उपगम्य करोति शूलम, हृल्लास कास सदन अरुचि संप्रसेकई, रामाशय स्मित कोष्ठ शिरो गुरुत्वे, भुक्ते सदैव ही रुजम कुरुते अतिमात्रम सूर्योदयो अथ शिशिरे कुसुम आगमे च, सूर्योदये अथ तो इसमें है कि जल जीवों का मांस और जल के समीप रहने वाले जीवों का मांस जो है खोया अथवा दूध से बने अन्य पदार्थ, मांस, ईख का रस, पिट्ठी की बनी हुई चीजें, खिचड़ी, तिल, सस्कुली, कचौरी या पूरी तथा कफ बढ़ाने वाले अन्य पदार्थ खाने से कफ कुपित होकर शूल उत्पन्न करता है। उसके लक्षण इस प्रकार होते हैं, उसमें उबकाई आएगी, खांसी आएगी, नौजिया वजिया टाइप की जो फीलिंग होती है, अंगों में पीड़ा और रुचि होती है, मुख से लार गिरती है, आमाशय में पीड़ा होती है, कोष्ठ बंध जाता है और सिर भारी हो जाता है। भोजन करने पर हमेशा पीड़ा अधिक होती है। प्रातःकाल तथा शिशिर और बसंत ऋतु में पीड़ा बढ़ती है। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, अब सन्निपात शूल के लक्षण ये पढ़ दीजिए। वीना मैडम आप पढ़ दीजिए। जी सर। सन्निपात शूल के लक्षण, सर्वेषु दोषेषु च सर्वलिंगम, सर्वेषु दोषेषु सर्वलिंगम, विद्याद्भिषक् सर्वभवं हि शूलम, विद्यादिविषक् सर्वं हि शूलम्, सुकष्टमेनं विषव्रजकल्पम, सुकष्टमेनं विषकल्पम, विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ञः, विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ञः। सब दोषों के प्रकोप से यदि शूल होता है तो सब दोषों के लक्षण प्रकट होते हैं। वैद्य जैसे सान्निपातिक शूल समझे यह असाध्य होता है। विद्वान वैद्यों का कहना है कि इसकी औषध न करनी चाहिए क्योंकि यह असाध्य है, विष और वज्र के समान जीवन का अंत करने वाला है। चलिए ये भी पढ़ दीजिए। आम शूल के लक्षण। आम शूल के लक्षण, आटोपर उल्लास वमि गुरुत्व, आटोप उल्लास वमि गुरुत्व, स्थैमित्यका आनाह कफ प्रसेकैः, कफस्य लिंगेन समानलिंगम, आमोद्भवं शूलमुदाहरन्ति, आटोप यानी अफरा, पेट में गुड़गुड़ाहट, उबकाई, वमन, देह में भारीपन और शीतलता हो, पेट फूला हो, मुंह से कफ निकले और कफ के शूल के समान लक्षण हो, इसे आम शूल कहते हैं। हाँ, ये 13 पढ़िए। द्वंद्व शूल। द्वंद्व शूल,
बस्तोरुत्पार्श्वपृष्ठेषु सशूल कफवातिकः हस्तो पार्श्वपृष्ठेषु पार्श्वपृष्ठेषु शाशूलम् सशूलः कफवातिकः कफवातिका कुक्षोरुन्नाभिम् अध्येषु सशूलः कफपैत्तिकैः कफपैत्तिकः कुक्षोहन्नाभिध्यासु शाशूल सशूलः कफकेतु कफोपैतिकः दाहज्वरकरो घोरो विज्ञेयो वातपैत्तिकः दाहज्वरकरो घोरो विद्यो वातपैतिकः वातपैतिकः मूत्राशय हृदय पार्श्व और पीठ में शूल हो तो कफ और वातिक, कोख हृदय और नाभि में शूल हो तो कफपैत्तिक तथा दाह और ज्वर हो तो दारुण वातपैत्तिक शूल समझना चाहिए। टिप्पणी में कहते हैं अन्य आचार्यों ने शूल के दोष भेजस के से स्थान बताए हैं, जैसे कि वायु से मूत्राशय में, पित्त से नाभि में, कफ से हृदय और पसवाड़े और कुक्षी में शूल होता है। हाँ, ये पढ़ दीजिए साध्य साध्य शूल। साध्या साध्य शूल एक दोषोत्थितः साध्यः कृष्ट साध्यो द्विदोषजः एक दोषोत्थितः साध्य दोष द्विदोषतः सर्वदोषोत्थितो घोरः तत्तु असाध्यो भूय उपद्रवः सर्वदोषोत्थितो घोरस्व असाध्यो भूयुः उपद्रवः। एक दोष से उत्पन्न शूल साध्य होता है, दो दोषों से उत्पन्न शूल कष्ट साध्य होता है और तीन दोषों से उत्पन्न बहुत उपद्रव वाला दारुण शूल असाध्य होता है। टिप्पणी में कहते हैं शूल के उपद्रव ये है वेदना, पिपासा, मूर्छा, आनाह, गौरव यानी भारीपन, अरुचि, खांसी, श्वास और हिचकी। जी, अब परिणाम शूल जो आ रहे हैं ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हाँ। शुरुआत वैसे हो सकती है, बाद में वो परिणाम शूल में कन्वर्ट हो सकता है। हाँ, ये पढ़ दीजिए मीना मैडम। वही निदानैः प्रकुपितो वायुः सन्निहितस्तदा। बोलिए, पढ़िए। निदानैः प्रकुपितो वायुः सन्निहितस्तदा कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेत् बली। कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेत् बली भुक्ते जीर्यते यत् शूलं तदेव परिणामजम्। भुक्ते जीर्यते यत् शूलं तदेव परिणामजम्। तस्य लक्षणम् एतेत सम्मासेन अभिधीयते। तस्य लक्षणमप्येतत् सम्मासेनाभिधीयते। अपने कारणों से कुपित निकटवर्ती बलवान वायु कफ और पित्त को आच्छादित करके शूल उत्पन्न करता है। यह शूल भोजन पचने के समय होता है, इसे परिणाम शूल कहते हैं। इसके लक्षण संक्षेप में कहते हैं। हाँ, अब यही पेप्टिक अल्सर के बारे में हमको देखना चाहिए कि यहाँ पे बता रहे हैं कि स्वनिदाने प्रकुपितो वायु सन्निहिता तथा कफ पित्ते समावृत्य। मतलब ये वायु इतनी बलवान है, वायु प्रकुपित हुई है, और कौन सी वायु? तो समान वायु है, वो कफ और पित्त को आच्छादित करके शूल उत्पन्न करती है। वायु का चल गुण बढ़ा हुआ है यहाँ पे, वायु का रुक्ष गुण भी बढ़ा हुआ है, और यह शूल जो है यह भोजन पचने के समय हो रहा है। अब वो रुक्षता इतनी ज्यादा है कि वहां का जो कफ है उसको वो सुखा दे रही है, और पित्त जो है उसको भी सुखा दे रही है और पेन कर रही है। यही बढ़ बढ़ के फिर अल्सरेशन हो जाता है, और इसको परिणाम शूल कहते हैं। इसके लक्षण क्या बता रहे हैं? और जो श्लोक है ना, भुक्ते जीर्यति यत् शूलम तदेव परिणामजम, खाना पच्यमान अवस्था में जब होता है या परिणमन के काल में होता है उसी समय पैक्टिक शूल होता है, और इसको परिणाम शूल भी बोलते हैं। लेकिन पित्त शूल और परिणाम शूल में तारतम्य है। परिणाम शूल जो होता है वो आहार के पच्यमान अवस्था में पाया जाता है,
पित्तशूल जो होता है वो आहार परिणाम के साथ में दिन रात में रहने वाले पित्त प्रकोप में भी हो सकता है। परिणामशूल त्रिदोषजन्य हो सकता है क्योंकि इसमें वाताधिक्य होता है, लेकिन पित्तशूल केवल और केवल पित्त के वजह से होता है। तो ये ध्यान में रखना है कि पित्तशूल है कि परिणामशूल है। पेप्टिक अल्सर है कि केवल ऐसे ही पित्त वाला दर्द हो रहा है, तो ये हमें देखना है। लेकिन एनाटॉमी हमें समझ में आनी चाहिए, मालूम होना चाहिए कि अल्सर है। अब वातिक परिणामशूल के लक्षण देखिए, पढ़िए बीना मैडम, पढ़िए बीना मैडम, पेशेंट देखती हैं। मैं पढ़ रही हूँ। हाँ पढ़िए। वातिक परिणामशूल के लक्षण: आत्मान आटोप विन्मूत्र विबंध आरती वेपनैः आद्यमान मानो आटोप मूत्र विबंध दीपनेः धार विपने स्निग्धोष्णौ उपशयं प्रायं वातिकं तद्वदेति भीषक स्निग्ध उष्णो उष्णो उपशमायकायं वातिकं तद्धेदिशक। वैदिक परिणामशूल के लक्षण: तृष्णा दाह अरति स्वेदम कटु आम्ल लवणोत्तरम कृष्णा दाह ते स्वेदं कटु अम्ल लवणोत्तरम् लवणोत्तरम शूलं शीतं प्रायं पैतिकं लक्षयेत् बुधः शूलं शूलं शीतसमप्रायं पैतिकं लक्षतेर् बुद्धः। लैक्ष्मिक परिणामशूल के लक्षण: शर्दिरुल्लास सम्मोहम स्वल्परोग दीर्घ संतति शरदेवलासो सम्मोहं स्वल्परुधादन् सन्तति। कटुतिक्तोपशमान्तञ्च तच्च ज्ञेयं कफात्मकम् कटितोक्तशान्तं च कफान्तकम। द्वंद्वज और सान्निपातिक परिणामशूल के लक्षण: संसृष्ट लक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत् सन्तोषलक्षणं बुद्ध्वा द्विदोषं परिकल्पयेत्। त्रिदोषजम् असाध्यं तु क्षीणमांसबलानलम् त्रिदोषजमसाध्यं तु क्षीणं बलवानलम्। पेट फूलना, पेट में गुड़गुड़ाहट होना, मलमूत्र का अवरोध, किसी काम में मन न लगना, देह में कंप होना, स्निग्ध और उष्ण पदार्थों के सेवन से शांत होना वातिक परिणामशूल के लक्षण है। प्यास, दाह, किसी काम में मन न लगना, पसीना आना, कड़वी खट्टी नमकीन चीजों के खाने से बढ़ना और शीतल वस्तुओं के खाने से शांत होना, ये पित्तज परिणामशूल के लक्षण है। वमन, उबकाई, मन और इंद्रियों का मोह, थोड़ी पीड़ा का होना और देर तक रहना, कड़वी और तीखी चीजों के खाने से शांत होना, कफज परिणामशूल के लक्षण समझना चाहिए। 2 के लक्षण मिलने हो तो द्वंद्वज और तीनों दोषों के लक्षण मिलते हो तो त्रिदोषज परिणामशूल समझना चाहिए। यदि मांस और बल जाठराग्नि क्षीण हो तो त्रिदोषज परिणामशूल कहना चाहिए। असाध्य होता है, असाध्य होता है। 21-22 शशि मैडम आप पढ़ेंगी। अन्न द्रव्य शूल, ये भी एक चीज है। शूल को डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना है, परिणाम शूल को करना है, और अन्न द्रव्य शूल ये क्या है, तीनों में अलग अलग है। ये अन्न द्रव्य शूल यानी आमाशय में होने वाला पेप्टिक अल्सर है क्या? वही तो हम अभी पढ़ेंगे ना, पहले आप ग्रंथ में क्या है वो पढ़ते हैं ना, फिर हम बात करते हैं ना। अच्छा, अन्न द्रव्य शूल के निदान और लक्षण। शशि जी पढ़ रही है आप? जीर्णयति अजीर्णे वा यच्छूलम् उपजायते। जीर्णे दीयते जीर्णे वा
यच्छलं यच्छलं उपजायते जायते पथ्यम अपथ्य प्रयोगेण भोजनेन च पथ्यापथ्ये प्रयोगेण पथ्यप्रयोगेण भोजनेन च भोजनेन च न शमं याति नियमात्सो अन्नद्रवोपाहतः न न शमं समयाति नियमात्सो अन्नद्रव उदाहतः उद्धात अन्नद्रवाख्यशूलेषु न न तावत् स्वास्थ्यमाप्नुते अन्नद्रव अन्नद्रवाद्यसुलेषु न वत अनुष्ठिते स्वास्थ्यमश्नुष्णेते वान्तमात्रे जरत्पित्तं शूलमाशु व्यपोहति पान्तमात्रे पान्तमात्रे जरत्पितं जरपित्तं शूलम् शूलमाशु आशु व्यपहति व्यपाहेति जो शूल भोजन करने पचने पर पचते समय अथवा अजीर्ण में भी पथ्य या अपथ्य के प्रयोग से भोजन करने या करने पर सदा भोजन होता करने है। या न करने पर सदा होता हो, भोजन कंटिन्यू हो रहा है। भोजन करने या न करने पर सदा होता है, किसी नियम से भी शांत न हो, उसे अन्नद्रव शूल कहते हैं। अन्नद्रव शूल में उस समय तक स्वास्थ्य नहीं प्राप्त होता, वमन के द्वारा पित्त नहीं निकल जाता। इति श्री माधव कर विरचिते माधव निदाने शूल परिणाम शूल अन्नद्रव शूल निदानम समाप्तम। हाँ, तो अब हमें ये डायग्नोसिस करना होता है जब भी हमारे पास पेशेंट आ रहे हैं तो वो पेप्टिक अल्सर लेके आते हैं, रिपोर्ट्स लेके आते हैं, तो हमारा जिम्मेदारी क्या है कि हम उसको देखें कि ठीक है वो अल्सरेशन है, लेकिन उसमें वात का प्रकोप हुआ है क्या, पित्त का हुआ है, कफ का हुआ है, सन्निपात का हुआ है, परिणामशूल है कि खाना पचने के बाद ये पचे ना पचे पे भी हो रहा है, अन्नद्रवशूल है क्या। हमें अपना डायग्नोसिस भी बनाना चाहिए, और इसमें जब वमन द्वारा पित्त निकल जाता है तो पेशेंट को ठीक लगता है। तो ये वाला चीज है कि परिणामशूल है, वातज पित्तज कफज वाला परिणामशूल है, ये डायग्नोसिस। इसीलिए मैंने माधव निधन इतना डीप में पढ़वाया आप लोग को। दूसरा क्या है कि आप ये बता रहे हैं कि जो 15वां नंबर का जो श्लोक है, इसमें टीका बहुत अच्छे से लिखी है। एक मिनट रुकिए, कहाँ जाइए, एक मिनट रुकिए। जब 15वां नंबर का जो श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि बलास्त प्रेक्षिता स्थानात् पित्तेन समूर्छिता वायुमादय कुरुते शूलम जीरते भोजने। मतलब स्वस्थान से च्युत कफ जो है, अब स्वस्थान कौन सा है, क्लेदर कफ का स्थान क्या है, तो ऊर्ध्व आमाशय। वहां से कफ जो है वो अपने स्थान से च्युत हो गया है, मतलब हट गया है, च्युत हो गया है, तो विकृत पित्त से संयुक्त होकर वायु का अधिक शोभ उत्पन्न करता है। उस समय पच्यमान अवस्था में कुक्षी में, अब वो वहीं पे हो रहा है, लेकिन कुक्षी में तो हो ही रहा है, उदर में होता है, पार्श्व में होता है, नाभि में होता है, बस्ती प्रदेश में होता है, मध्य वक्ष में होता है, एपिगैस्ट्रिक रीजन पे हो रहा है, और कृष्ण कटि प्रदेश में सभी जगह हो रहा है, या एकाधिक स्थान पे हो रहा है, तो इसको हम लोग परिणाम शूल कहते हैं। और इसमें अन्न व स्त्रोतक की दृष्टि है और रस व स्त्रोतक की दृष्टि। रसवत स्रोतकी की ओर दृष्टि है तो यहाँ पे अरुचि, अश्रद्धा, आस्यवृत्य और जो रस प्रदोषक विकार है वह सब भी होने लगते हैं। तो मतलब स्वस्थान से च्युत कफ है, अपना जो स्थान छोड़ के कफ जो है वो हट गया है, च्युत हो गया है, पित्त विकृत हो गया है, और स्व कारण से वात का भी प्रकोप है, शूल हो रहा है, मतलब अल्सरेशन है हम लोग मान रहे हैं, लेकिन वायु के बिना शूल नहीं हो सकता है। तो वायु का अधिक शोभ होता है, वायु से अधिक शोभ होता है वो स्थान पे। और पच्यमान अवस्था में कुक्षी में, उदर में, नाभि में, पार्श्व में, फिर बस्ती प्रदेश में, मध्य वक्ष में और कटि प्रदेश में, सब जगह पे शूल होने लगता है, जिसको हम परिणाम शूल बोलते हैं। एक व्यापक अर्थ बताए, वो जगह पे तो है ही, वो जगह पे होने के साथ में भी शूल कहाँ कहाँ रेडिएट हो रहा है, उसको हमें पूरी अच्छे तरह से समझना जरूरी होता है। उसी तरह से और क्या बता रहे हैं कि इसका ये भी कुछ कुछ ऐसा होता है, अन्न द्रव शूल है कि शूल खाने, चावल खाने से बढ़ रहा है क्या, कभी कभी उल्टी हो रही है क्या, कभी कभी अम्ल पित्त के जैसे लक्षण है क्या, कि या छर्दी की तरह है क्या, मतलब पित्त छर्दी है क्या, वो देखना चाहिए।
उपचय अनुपचय द्वारा व्याधि को विनिश्चय करना जरूरी होता है। उसी तरह से इसमें तृष्णा रहती है, दाह रहता है, अरति मतलब मन में बेचैनी होती है, श्वेत की अति प्रवृत्ति होती है, कटु अम्ल लवण रस पदार्थ के सेवन से शूल वृद्धि होती है। जो पित्तवर्धक रस है और पदार्थ है उनसे शूल की वृद्धि होती है, और शीत उपचार से वह शांत हो जाता है। अब इससे आदरणीय अरविंद सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए सर। सर, पेप्टिक अल्सर पे आपका क्या विचार है? सर पेशेंट देख रहे हैं। डॉक्टर अरविंद हेलो। सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? सर पेप्टिक अल्सर देखिए, को केवल एनाटॉमिकली ही तो देखना नहीं है ना, हमें तो आयुर्वेद के हिसाब से देखना है। हाँ सर, बोलिए सर प्लीज। अन्न सब चूल और परांशु में भी हम लोग देख रहे थे। अन्न द्रव मतलब अन्न के साथ में लिंक है, और ये खाने खाने के पहले भी हो सकता है, ड्यूरिंग डाइजेशन भी हो सकता है, या आफ्टर फूड भी हो सकता है। इसीलिए अन्न द्रव। और परिणाम को बोला जब पाक हो चुका है, पाक काल में हो रहा है, मतलब पाक काल में हो रहा है, तो परिणाम सूख जाता है। और जैसे अभी हम लोग देख रहे थे, इसमें खाने पीने से या शमन औषधिया या अध्यसन और अजीर्णासन कुछ भी आप कर लो, किसी से आराम नहीं मिलता है। किस में आराम मिलेगा? केवल केवल वमन से आराम मिलता है, अन्न द्रव शूल में। अन्न द्रव शूल में जब तक आप उल्टी नहीं कराओगे, उससे पेशेंट को आराम नहीं मिलेगा। और परिणाम शूल में आफ्टर कंप्लीट डाइजेशन, जब ड्यूरल अल्सर की तरफ पेशेंट होता है, तो डाइजेशन होने के बाद, कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, तब उसमें आराम मिलता है। अन्न द्रव शूल और परिणाम शूल में दोष अगर देखा जाए, तो अभी जैसे हम लोग देख रहे थे कि पित्त का तो संबंध है ही, लेकिन चूंकि शूल न अस्थि वात बिना, तो वात को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। वात का तो रीजन है ही, और वो वात का पेन जो हो रहा है, अपार्ट फ्रॉम दैट ऑरिजिन, वहां के अलावा भी बस्ती, नाभि, उरा, पृष्ठ और कटी तक में भी जा रहा है। जो वात और पित्त के भी स्थान है, वहां तक भी जा रहा है। मॉडर्न को अगर कंपेरिजन करें, तो अन्न द्रव शूल को जो है, चूंकि अन्न द्रव है, तो गैस्ट्रिक अल्सर से रिलेट करते हैं। परिणाम शूल को ड्यूरल अल्सर से करते हैं। वेट का इसमें फर्क आता है। जब पैप्टिक अल्सर होता है तो वेट लॉस होता है। जब भी अम्ल पित्त या ये इस तरीके का शूल जो होता है, या अन्न द्रव शूल का अल्सर की तरफ गया, लेकिन उसके पहले अम्ल पित्त था। अब जबकि परिणाम शूल में वेट गेन की हिस्ट्री मिलती है, क्योंकि वहां पे वात भी होता है और कफ भी होता है। कफज परिणाम शूल भी होता है, पित्त परिणाम शूल भी होता है, वातस तो है ही वहां पे। ये जो अन्न द्रव शूल है, ये अन्न की वजह से है। ये हम लोग अभी देख रहे थे कि एक्यूट भी हो सकता है, क्रोनिक भी हो सकता है। परिणाम शूल में जो एक डायग्नोस्टिक फीचर जो निकल के आता है, हरी बरी एंड करी इज द मेन कॉस्टिव फैक्टर ऑफ ड्यूरल अल्सर। जब भी अमाशयगत कोई संप्राप्ति होती है, तो शेष स्थानानुपूर्वा भी बोला है, और ऐसे में चिकित्सा भी श्लेष्म स्थान की करनी चाहिए, जो भी कभी भी इस तरीके के शूल वगैरह या इस तरीके के होते हैं। इसीलिए वांतम पहले जो है, वांतम वमन इज इंडिकेटेड जब भी दोष अमाशय संबंध है या कफज परिणाम शूल है। कफज परिणाम शूल मीन्स आपके इंटेस्टाइनल लेवल पे भी है और अमाशयगत भी है। तो और कफ का इसमें ऊर्ध्व अमाशय में कफ है, इसीलिए वमन बोला गया है। ब्रीचिंग इज इंडिकेटेड व्हेन द डोज आर पंचमनाशय में, जो द्वितीय अवस्था पाक में है, और पित्त की वजह से है। पित्त परिणाम सुदाह तृष्णा ब्रह्म मूर्छा
जो मिल रहा है, जो चाहे वो नाभि उरा कंठैप्चा था या कंठ धूमायम बनी, कंठ धूमायम बनी, जो अजीर्ण का जो लक्षण आ रहा है वो वहां पे विरेचन बोला गया है। वहां पे उन्होंने अचानक कहा कि ये पित्त की वजह से है, लेकिन चूंकि वात का भी अनुबंध है, वात के बिना शुद्ध नहीं होता है, तो इसलिए आप वहां पे विरेचन कर दो। तो जैसे आपका ये आपका गैस्ट्राइटिस या आपका समझ लीजिए कि अम्लपित्त, एक्यूट क्रोनिक, लेकिन अजीर्ण जो होता है, अजीर्ण होता है, अभी मैं अजीर्ण पे आ रहा हूँ, फिर अल्सर पे आऊंगा। अजीर्ण तब होता है जब आपका सडन कोई भी आपका पेप्टिक, मतलब अगर पेप्टिक की तरफ या एसिडिक की तरफ जा रहा है, तो अम्ल, लवण, उष्ण, अजीर्ण, क्लिन्न, शुष्क, अन्नपान। अभी मैम ने पढ़ा, शशि मैम ने पढ़ा, निष्पाव शाक, निष्पाव शाक आदि पल्लोलोभी तदि आहार नाल सभी तक सुरा सभी सुरा असबे, मतलब प्राय विरुद्ध आसन की वजह से, विरुद्ध आसन की वजह से सुकुमार में ये मेंशन किया गया। क्या, कौन कौन से आसन विरुद्ध आसन क्या है? अम्ल, लवण, कटु, उष्ण, अजीर्ण, सूखा हुआ, क्लिन्न, शुष्क, सड़ा गला, क्लिन्न, शुष्क, सड़ा गला, शुष्क, निष्पाव, सेम, शाक, जो होते हैं शाक वगैरह, पल्लू भी, जो खाने का बहुत ज्यादा दाची। तो मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि दो ये कंडीशन तब आ रही है जो सडन हो रही है। आपने खाने में ज्यादा, शादी में ज्यादा खा लिया, या किसी के घर में गए तो ज्यादा, बहुत खा लाची में। पल्लू भी, दधी, दधी मतलब खट्टा दही, आरनाल, कांजी, सौबीर, सिरका, तक्र, खट्टा तक्र, सुरा, दारू, आसब, ऐसे में आसब नहीं दिया जाता, सुरा आसब है। ये कान से अम्लगत, अम्ल की वजह से जो अजीर्ण हुआ है, ये अम्लगत अजीर्ण है, ये अम्ल अजीर्ण है। वही कफ की वजह से आधी, अधुर, स्निग्ध, पिच्छल, द्रव, इस तरीके के जो आहार ना लिए जाते हैं, ये कफस की वजह से अजीर्ण। लेकिन ये अजीर्ण जो है, अजीर्ण टेम्परेरी फेस है, वो आपके खाने से संबंधित है। सेकंड स्टेज आती है, थर्ड स्टेज पहले अम्लपित्त हुआ, दूसरा अजीर्ण हुआ, ये अजीर्ण टेम्परेरी फेस है। अम्लपित्त एक्यूट या क्रोनिक हो सकता है। थर्ड स्टेज आती है अल्सर की तरफ, अन्नद्रव शूल, परिणाम शूल। अन्नद्रव शूल इज मोर रिलेटेड टू गैस्ट्रिक अल्सर, परिणाम शूल इज मोर रिलेटेड टू ड्यूडेनल अल्सर। क्योंकि हम रिलेटेड बोलेंगे, हम उसको एक्यूट नहीं बोलेंगे, एलोपैथिक की डायग्नोसिस हम नहीं बनाएंगे, हम मोर रिलेटेड कह सकते हैं। लेकिन वो जो हमारे आचार्य ने बोला है, इट इज मोर रिलेटेड टू फूड, इसीलिए अन्न द्रव्य बोला है। इसका खाने से कोई संबंध भी नहीं है, रिलेटेड है लेकिन खाने से संबंध नहीं है। ये खाली पेट भी होता है, खाने के साथ में भी होता है, खाने के बाद भी होता है, खाने के दौरान भी होता है। और पेशेंट को आराम भी केवल केवल वमन से होता है, वमन के अलावा और कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है। वही चीज हम अगर कफ अम्ल पित्त में जाते हैं, अम्ल पित्त में अगर वो चीज हेनते हैं, तो वो ऊर्ध्व की तरफ भी जाता है, अधो भी जाता है। तो जब ऊपर की तरफ जाता है तो श्लेष्म का जो है संबंध उसमें होता है, क्योंकि वहां पे अमाशय में क्या है, ऊर्ध्व पहले, ऊर्ध्व अमाशय कफ का स्थान है, इसीलिए उल्टी उसमें जो है, उसमें उल्टी जो होती है, वंतम हरितम पीत नील कृष्ण कृष्णाम रक्तम रक्त आवम सश्लेष्म जनतम सहितम प्रसीन, बस श्लेष्म के साथ में रस। और वो कौन सा है, कैसे रंग की होगी, हरित, हरी, हरी, पीली, नीली, काली, रक्त, रक्त मिश्रित, रक्ताभ या कृष्ण वर्ण की। ये ऊपर की तरफ जो जा रहा है, ऊर्ध्व अम्लपित्त की तरफ जा रहा है। क्या ये आगे नहीं बढ़ के गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ नहीं जाता है? जब आपका कार्डियक फंड पालोरिक एंड से स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं, तो यही एसिड अधो अमाशय से एसिड ड्यूडेन में जाने शुरू हो जाते हैं, और वो कॉन्टिन्यूस रिसाव होते हैं। नॉर्मल फेज में जब गैस्ट्रिक सिक्रेशन कार्डियक फंड पालोरिक एंड से नीचे जाते हैं, उस एसिड की वजह से एल्कलाइनिटी आती है इंटेस्टाइन में, जहां पे हमारी पंचभूतात्मक अग्नियां
चाहे वो लिवर से सिक्रीट हो रही हो या आपके उंडुक से आ रही हो या गैस्ट्रिक इंटेस्टिक फैक्टर की वजह से भी, लेकिन वहां पे क्षारीयता है, वहां पे क्षारीयता है। और वो क्षारीयता किससे आई है? जो अम्ल विदग्ध या जो अन्न का विदग्ध हुआ अमाशय से, वो पायलरी कैन से इंटेस्टाइन में आया। वहां पे जब वो इस तरीके से अम्लीभूत अन्न है जो आहार परिणाम काल में इसने में बोला गया है, इसने नहीं ऊष्मा इसने ऊष्मा इसने ऊष्मा वात क्लेद इसने परिपाक आहार परिणाम कर भाव। तो वहां पे उन्होंने इंडिकेट किया है कि वो ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा पहले उन्होंने बोला ऊष्मा, उसके बाद बात बोला ऊष्मा बात क्लेद इसने, क्लेद मतलब द्रवीकरण हो गया है, क्लेदक कफ इसने 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 वहां पे इसने कैसे पहुंचा, ये उन्होंने रिलेट किया है। ऊष्मावात क्लेद इसने काल समयोग, आगे लास्ट में उन्होंने कहा समयोग, जब सब कुछ समान संयोग रूप से हो जाएगा तो संयोग, तब आहार का परिणाम कल भाव उन्होंने बोला है, वहां पे बोला है। तो इसको पेशेंट को आते हैं, पेशेंट का आते हैं एपिगेस्ट्रिक पेन मिलेगा, 100% मिलेगा। डॉक्टर राइट हाइपोकोंड्रिक अरविंद में भी, राइट हाइपोकोंड्रिक में भी हो। हाँ यस मैम, यस मैम। मैं पूछूं क्या कुछ आपको? हाँ बोल लीजिए, मेरा यहाँ फ्लो रुक गया। चलिए बोलिए पे बोलिए। यहाँ पे कौन सा हमारा परिणाम शूल में या अल्सरेशन में तो कौन सा पाक हमारा नहीं होता? अच्छा, आमाशयगत पाक प्रथम पाक है या द्वितीय पाक या तृतीय पाक बिगड़ा हुआ नहीं नहीं, होता है? किसमें मैं दोबारा किसमें नहीं होता है, किसमें? सेकंड हाँ, पार्ट तो समझ गया, पहला पार्ट आपने जो पूछा वो क्या? पेप्टिक अल्सर में। आज तो पेप्टिक पेप्टिक अल्सर अल्सर में, यस हाँ, हाँ पेप्टिक अल्सर में क्या आपका मतलब है कि पेप्टिक अल्सर में कौन सा पाक डिस्टर्ब है? करेक्ट। हाँ हाँ, अम्ल पित्त की शुरुआत ही होती है जब आपका पेप्टिक अल्सर या डेवनल अल्सर या गैस्ट्रिक अल्सर होती है, वो शुरुआत अम्ल पित्त से है मैम। वो अमाशयगत है, वो अमाशय से पित्त नीचे रिस रहा है, क्योंकि पायलोरी कंटर जो है स्फिंक्टर लूज हो जाते हैं, वो कंटिन्यूअस सिक्रेशन होता रहता है। और उसमें आपने जो खाना खा लिया, विदाई, उष्ण, अजीर्ण, क्लीन, शुष्क, निष्पाव, ये सब चीजें खाने से वो पित्त एग्रीवेट हो रहा है वहां पे। इसीलिए गैस्ट्रिक अल्सर को पित्त बात बोला गया है, गैस्ट्राइटिस को वात पित्त बोला गया है। जहां पेनिट्रेशन हो रहा है पित्त का वात की वजह से, पीछे वात है आगे पित्त है, वो गैस्ट्रिक अल्सर की तरफ है। लेकिन पहले तो गैस्ट्राइटिस है, वात पित्त है। पहले गैस्ट्राइटिस के सिम्टम आएंगे, देन आफ्टर पश्चिमाशय में द्वितीय अवस्था पाक में अल्सरेशन होगा, तृतीय अवस्था पाक में। लेकिन वो उसके सिम्टम जो उन्होंने बोले हैं, वो उन्होंने जो रस है मुंह का, वो कंठ में जो रस आता है वो कौन सा आता है? अम्ल, कटु, वो आता है ना नीचे से, कंठ धूमायन बमी। और ऐसे मुझे लगता है कि कांट मुंह से और नाक से धुआं निकल रहा है, कंठ धूमायन से साथ में बमी भी बोला है। ये कहां से आ रहा है? अम्ल पित्त में नहीं है, अम्ल पित्त में कंठ धूमायन नहीं बोला है, उन्होंने कहा अम्ल कटु रस जो है आगे मुंह में आ रहा है, वही उन्होंने रस भी बोला है। उसमें उन्होंने जो उद्गार है वो बोला है जैसे जो आपका आमज है, जो खाने की वजह से, यथा भुक्तम तथा अन्नम, जैसे खाना खाया वैसे आमज जीर्ण में आता है। लेकिन जब भी पित्त की वजह से होता है, कंठ धूमायन बमी बोला है, कफ की वजह से नहीं बोला है। कफ की वजह से थोड़ा सा मधुर आस्यता, लवणास्यता आती है। लेकिन उसमें उसमें जो है शीतता, ज्वर और स्तिमित जो बोला है, गीले कपड़े से ढका होना, ये कफज की तरफ जाता है। तो ये आपस में बहुत ज्यादा कोरिलेटेड है। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जो आज की मॉडर्न कंसेप्ट है, ये ड्यूडेनल अल्सर का मोस्ट कॉस्टली फैक्टर है। यूज ऑफ नॉन स्टेरॉयडल हार्मोन, एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन, स्ट्रेस, स्मोकिंग, रेडियोथेरेपी के बाद में, या स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड
जरूरी नहीं है कि वो अल्सर कॉज करे, बट अल्सर है या अल्सर की संप्राप्ति बन रही है, दे कैन मेक देम वर्स, उसको वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसीलिए उसको गैस्ट्रिक इंटेस्टिक फैक्टर के साथ में मूड से रिलेटेड किया उन्होंने। उन्होंने कहा स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि आपका जो है मानसिक अवसाद या मानसिक चिंता, क्रोध, क्रोध, काम, क्रोध, भयाद, वायु, क्रोधात् पित्तम, क्रोध से पित्त आ रहा है, तो पित्त कहाँ से, क्रोध ऊपर किया आपने, तो मानसिक की वजह से भी तो आपका गैस्ट्रिक इंटेस्टिक फैक्टर डिस्टर्ब होता है कि नहीं होता है। B12 एब्जॉर्प्शन कब हो जाता है, कंटिन्यूस पेशेंट में जो गृहिणी के सिम्टम आते हैं, यथा भुक्तम, या तो कभी द्रव्य होगा, या तो या थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन वो विदाह युक्त होता है गृहिणी, मुहुर्दाह मुहुर शीतम, लेकिन वो भी कफ भी विदग्ध है, पित्त तो विदग्ध होता ही होता है, वहां पे भी तो है गृहिणी की संप्राप्ति भी इसी से होती है। इसी को रिलेट करते हुए उन्होंने कहा गृहिणी को उन्होंने पूरा पूरा कवर कर दिया, उसमें उन्होंने जो है एक अलग से चैप्टर बता दिया, क्योंकि गृहिणी में दोष है, मल है, मल को उन्होंने कंसीडर किया है। यहाँ पे उन्होंने कहा डाइजेशन लेवल पे जो है गैस्ट्रिक अल्सर, अड्रेनल अल्सर, गैस्ट्राइटिस, ये सब हो रहा है। 8 बज गया सर, बंद किया जाए सर, 9 बजे वाली समस्या बात करते हैं। अभी 8 बज हेलो गया है, सर। इसकी चिकित्सा हम लोग कल करेंगे, क्योंकि चिकित्सा जो है, अब ये अल्सरेशन हो गया, अब इसकी शुरुआत हो सकता है साम पित्त से हो सकता है, अम्लवत्था पक विकृत होने से शाम हो पित्त सकता है, शाम बात है, शाम कफ, तीनों का आता है, तीनों का है, तीनों का रिलेटेड है, भी हो सकता है, तीनों का या रिलेशन है, ये और तीनों के स्थान में जो है ये संप्राप्ति उठती है। सामता एक बहुत बड़ा कारण है। सामता मुझे है। भी पूछना है, और कुछ मुझे भी कुछ प्रश्न है। तो मैम हाँ 9 तो बजे कल करते हैं मैम। 9 बजे या कल करेंगे इस पे, पूरा पेप्टिक अल्सर को हम पूरा अंदर तक घुस अभी घुस इसको के निचोड़ के कोशिश रख करेंगे। देंगे मैम, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल इसमें निचोड़ा जाएगा, इसको अभी थोड़ा थोड़ा जाएगा, हाँ, और इसमें बिल्कुल पूरा म्यूकोजल डिस्कशन किया मेम्ब्रेन जाएगा में, अच्छे से। हाँ, म्यूकोजल मेम्ब्रेन में अगर अल्सरेशन हो रहा है तो उसकी चिकित्सा हम कुष्ठ की तरह करें, अम्ल पित्त की तरह करें, साम पित्त की तरह करें, परिणाम शुरू क्या करें, कैसे उसको हमको हील करना है, क्योंकि एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है परमानेंट, आयुर्वेद हेलिकोबैक्टर में है। पाइलोरी, देखिए कितना मॉडर्न कंसेप्ट में हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जोड़ा ना, यहीं पे तो जोड़ा है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, और इसका ट्रीटमेंट कितने डॉक्टर करते हैं, हम लोग सोच नहीं पाते, हम लोग वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, नहीं हम लोग पहुंचते हैं, आज की डेट में पहुंच रहे हैं। हाँ, उसको रिलेट किया जाता है, दुकान घृत है, पंथी घृत है, दाढ़ीमाती घृत है, इसका हाँ, बराबर। अपीडक दिया जाता है। अपीडक, आप सोचिए कि पित्त में भी, जहां अपान में बोला गया अपीडक इसने, हम गैस्ट्रिक अल्सर में अपीडक इसने देते हैं, कैसे नहीं आराम मिलेगा पेशेंट को। अपीडक मतलब जब अन्य से रिलेटेड नहीं है, अन्य के आगे पीछे हो रहा है, अन्य के दौरान हो रहा है, तो अपीडक क्यों नहीं, आप बराबर, सोचिए ना इस चीज को। चलिए मैम करते हैं 9 बजे बात। इसको हम और डीप में जाएंगे, पूरा घुस घुस के इसको ठीक करेंगे, पेप्टिक अल्सर को हमको छोड़ना नहीं इसको है। निचोड़ देंगे मैम, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, पक्का निचोड़ देंगे, बहुत आपकी मजा कितनी भी आएगा। क्वेरी होंगी मैं आंसर देने की हाँ, कोशिश करूंगा, बाकी तो सर हैं, लेकिन हाँ, कोशिश करूंगा मैम। ओके मैम, हाँ, थैंक यू। इसको पित्त ग्रहणी से भी शुरुआत कर सकते हैं, स्थान संशय कहाँ कहाँ हुआ है, कौन सी व्याधि के वजह से कॉम्प्लिकेशन होके फिर ये हुआ है, ये सब हम करेंगे कल। ठीक है, थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। अब हम थैंक यू सर। रात को 9 बजे, थैंक यू सर, अब रात को 9 बजे मिलते हैं क्लिनिकल संभाषण के लिए। धन्यवाद, प्रणाम सभी लोगों को।